Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 23rd of February 2022, Wednesday. Motivation of the day is be thankful to those who said no to you. It's because of them you are doing it yourself. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं, जहाँ पर पहला न्यूज़ सेक्शन जो है वो इंडियन कंपनीज पर रशिया और यूक्रेन क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे रिलेटेड है। आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल कवर किए गए हैं इस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड। सो आई हैव कंबाइंड ऑल ऑफ देम। सो फर्स्ट न्यूज़ इज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ रशिया and Ukraine crisis on Indian companies as well as Indian exporter. Second news is all about the government monetization goal और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का अपना ओपिनियन आया है कि जो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 23 में मोनेटाइजेशन का डिसइन्वेस्टमेंट का गोल रखा है उसको लेकर के क्या इंटरप्रिटेशन है एक्सपर्ट्स की, तो वो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड न्यूज़ जो है वो इंडिया के इमेज मेकओवर से रिलेटेड है विद एसोसिएटेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो जो इंडिया डिफरेंट ट्रेड डील साइन कर रही है, जो नेगोशिएट कर रही है अदर कंट्री से, उसको लेकर के इंडिया कैसा अपना इमेज मेकओवर करना चाहती है, तो थर्ड न्यूज़ इससे रिलेटेड है। इसके अलावा हम कुछ अदर न्यूज़ आर्टिकल्स भी कवर करेंगे इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। द फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रूड ऑयल प्राइस सर्च। तो उसको लेकर के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका क्या ओपिनियन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड शॉर्ट क्लिप इज ऑल अबाउट गोल्ड आउटशाइन इन द मार्केट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड द third news is related to Ola electric investment under PLI scheme, and the last news is all about the green hydrogen policy and the challenges associated with it. It is actually not a news, it is an opinion or editorial. We will discuss it in a very short manner. So let's start with article number 1 that is given on page number 1 of Business Standard. India INC braces for Russia fallout. जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच क्राइसिस बढ़ रही है उसको देखते हुए ये हमने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि दैट इज़ गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज वेल. सो एज द रशिया यूक्रेन क्राइसिस वर्सनिंग एंड द यूएस एंड इट्स allies are actually imposing number of economic sanction on Russia, its impact on is started getting reflected on Indian companies with the exposure to Europe. So number of Indian companies whose stocks has exposure to Europe fell on Tuesday amid the concern about the impact on their sale. हालांकि अगर इंडिया की बड़ी कंपनीज की बात करी जाए जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, इनका बहुत ज़्यादा या सिग्निफिकेंट एक्सपोजर रशिया में नहीं है. ऑल्दो सम ऑफ द ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, टी कंपनीज आर एक्चुअली मॉनिटरिंग द सिचुएशन. Why? Because few companies from these sectors are actually having the substantial income from this reason. तो टी, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल जैसे जो कंपनीज हैं उनका थोड़ा बहुत एक्सपोजर है यूरोप में, और इसी वजह से इस पर्टिकुलर सेक्टर से जो कंपनीज बिलोंग कर रही हैं दे आर एक्चुअली मॉनिटरिंग द सिचुएशन वेरी क्लीनली, वेरी क्लोजली. रिसेंटली रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मंडे को ऑर्डर किया है ट्रूप को into two breakaway regions of ईस्टर्न यूक्रेन, और इसके बाद से जो टेंशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई. कई सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं दे स्टार्टेड टेकिंग द रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट रशिया, जैसे कि जर्मनी हैज़ फ्रीजेज new gas pipeline and Britain hitting Russia bank with sanction on Tuesday, followed by this order by Russian president. तो रशियन प्रेसिडेंट के ट्रूप ऑर्डर के बाद से जर्मनी, ब्रिटेन जैसे जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं दे आर शार्पली रिएक्टिंग, और उसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया पर हमें देखने को मिलेगा और मिल भी रहा है. इवन जो ब्रिटिश हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ तक भी बोल दिया है कि यूक्रेन का जो इन्वेजन है वो स्टार्ट हो चुका है. हालांकि जो इन्वेजन वर्ड है दैट इज़ वेरी क्रूशल वर्ड, अभी तक यूएसए ने इस पर्टिकुलर वर्ड को नहीं यूज़ किया है. But as per the expert, as per the people aware about the matter, US is all set to order the sanction on separatist region of Ukraine. अब यहाँ पर तो रशिया, यूक्रेन और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं इस रीजन में, इस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल टेंशन में. बट इंडिया,
चाइना, ऐसे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जिनका एक्सपोजर है रशिया यूक्रेन में और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस जियोपॉलिटिकल टेंशन में, दे ऑल आर आस्किंग फॉर रीस्ट्रेन। जैसे कि इंडिया ने बोला है, डीएस्केलेशन इज इमीडिएट प्रायोरिटी इंडिया। इंडिया ने यूएस सिक्योरिटी काउंसिल को इमीडिएटली बोला है कि देयर इज़ अ नीड फॉर डिक्रीजिंग द एस्केलेशन। जैसे ही जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने ट्रूप ऑर्डर कर दी है यूक्रेन के कुछ कंट्रोवर्शियल पार्ट्स पे, ईस्टर्न यूक्रेन जो है वहाँ पर, आई एम नॉट गोइंग इनटू द जियोग्राफी ऑफ द यूक्रेन, तो ईस्टर्न पार्ट को लेकर के जहाँ जैसे ही जो पुतिन ने ऑर्डर किया ट्रूप्स का, उसके बाद से इमीडिएट रिएक्शन देखने को मिलने लगा अदर इकोनॉमी से। वेस्टर्न इकोनॉमीज, वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो गए, दे स्टार्टेड इम्पोजिंग द सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन। और इवन यूएस ने तो ये भी बोल दिया है कि वॉर के अलावा कोई और सिचुएशन नहीं डेवलप होती हुई दिख रही है। तो इसी को लेकर के इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोला कि देयर इज अ नीड फॉर de-escalation ऑफ द टेंशन एंड इट वाज कन्विंस्ड दैट दिस इशू कैन ओनली बी रिजॉल्व थ्रू डिप्लोमेटिक डायलॉग, जो कि इंडिया का हमेशा से अप्रोच रहता है। हालांकि इंडिया की बात की क्या वैल्यू रखी जाएगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्या रशिया, यूक्रेन और अदर वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं दे विल गो फॉर de-escalation एंड डिप्लोमेटिक डायलॉग, दैट इज अदर पार्ट ऑफ कंसर्न। बट इंडिया ने इमीडिएटली de-escalation की कॉल करी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फॉर दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन इन रशिया एंड यूक्रेन। और इसी क्राइसिस के बीच में मेजर इंडियन कंपनीज विद यूरोपियन एक्सपोजर्स आर एक्चुअली सीइंग द फॉल इन देयर स्टॉक। तो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी, डॉक्टर रेड्डीज, यूपीएल, मदरसन्स, जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनीज का सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है यूरोपियन नेशंस में, और इसका इम्पैक्ट हमें सीधे सीधे, इस पर्टिकुलर क्राइसिस का इम्पैक्ट हमें सीधे सीधे देखने को मिल रहा है विद अ फॉल इन देयर स्टॉक वैल्यूएशन। टाटा स्टील -3.6% का फॉल, टाटा मोटर्स में भी सेम पैटर्न में -3.3, इसी तरह से इंश्योरेंस -2, रेड्डीज, डॉक्टर रेड्डीज -2, यूपीएल -1.5 एंड Motherson -0.3, JSW -0.3, and this particular decrease can further be intensified if this geopolitical tension, if this Russia-Ukraine crisis is not resolved इन अ प्रॉपर स्पैन ऑफ टाइम। ये तो रही स्टॉक्स की बात। अगर हम बात करें एक्सपोर्टर्स की, तो इंडिया के जो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं जो रशिया, यूरोप और अदर कंट्रीज में वहाँ इस पर्टिकुलर रीजन में एक्सपोर्ट करते हैं। सो नाउ इंडियन एक्सपोर्टर्स आर एक्चुअली डीलेइंग देयर ऑर्डर्स। व्हाई? बिकॉज क्राइसिस आर लूमिंग, क्राइसिस इज लूमिंग। और वेस्टर्न कंट्रीज़ के इकोनॉमिक सेंशन को देखते हुए जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं, दे आर ट्रेडिंग वेरी कॉस्टली वाइल एग्जीक्यूटिंग देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स। तो जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं उनके एग्जीक्यूशन को डीले कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, दे आर एक्चुअली refraining themselves from taking fresh export orders with Russia. Why? Because Indian exporters are fearing the delay in payments. उनका ये कहना, जिस तरह से अनसर्टनिटी बढ़ रही है वो ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी। क्या वॉर जैसे सिचुएशन अराइज होती है इस पर्टिकुलर क्राइसिस की वजह से, रशिया और यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, यूएस उसमें हाईली इन्वॉल्व है, तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। और जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर कर रही है तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी बढ़ रहा है। बट नाउ इंडियन एक्सपोर्टर्स आर एक्चुअली सफरिंग लॉस बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टनिटी। अगर रशिया की बात करें, रशिया इज इंडियाज 25th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं वो फ़िलहाल के लिए जो ऑलरेडी टेकन ऑर्डर्स हैं उनको एग्जीक्यूशन डिले कर रहे हैं, नए ऑर्डर्स को लेने से वो रीफ्रेन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटी एंड डिले इन पेमेंट। और ये अगर हम देखें, दिस इज़ द ट्रेडिंग टाइज, ट्रेड बिटवीन रशिया एंड इंडिया, दिस इज़ द डेटा ऑफ ट्रेड बिटवीन रशिया एंड इंडिया सिंस फाइनेंशियल ईयर 19 टू फाइनेंशियल ईयर 22। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। एक्सपोर्ट टू रशिया कितना होता है और इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया कितना होता है, एंड दिस इज द ट्रेड बैलेंस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन नेगेटिव ट्रेड बैलेंस विद Russia. You do not need to mug up this data. You can just have the glimpse of it in order to understand the impact of crisis on Indian international business.
Or because of this crisis, rupee started getting weakens and yield rise as turmoil deepened. So rupee weakened, yield rise as turmoil deepened. This is also one of the news that is associated with this particular crisis. So rupee weakened while bond yield jumped as Russia-Ukraine crisis depends, pushing global crude oil prices close to dollar 10 $100 billion per barrel. तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, इफ़ यू नो, ओपेक नेशन में, ओपेक प्लस नेशन में रशिया इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर, और रशिया इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू दिस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो $100 पर बैरल तक जा रहे हैं। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमें इंडियन रुपीस पर, इंडियन आईएनआर पर देखने को मिल रहा है, यील्ड रेट पर देखने को मिल रहा है। जो यील्ड रेट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो चुका है, इंडियन रुपी जो है वो वीकन हो रहा है, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी इज़ अंडर प्रेशर। अगर इंडियन रुपी की बात करें तो 74.87 पर डॉलर इस समय वैल्यूएशन है इंडियन रुपी का। अगर 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उसकी ईल्ड की बात करें तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6.750, एंड द गवर्नमेंट डिसीजंस टू गो अहेड विद शेड्यूल्ड ऑक्शन ऑफ बॉन्ड दिस वीक आफ्टर कैंसलिंग द प्रीवियस 2 ऑक्शन फर्दर हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द बॉन्ड मार्केट, जो कि कल हमने डिस्कस भी किया था कि आरबीआई इज गोइंग फॉर ऑक्शन, सेल एंड बाई ऑक्शन, जिसका इम्पैक्ट अगेन बॉन्ड मार्केट पर देखने को मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। गवर्नमेंट इज सेइंग दैट गवर्नमेंट इज कमिटेड टू मेंटेन द फिस्कल डेफिसिट टारगेट, बट जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है उससे इंडिया जो है वो अछूता नहीं रह सकता। उसका इम्पैक्ट इंडियन हमें आईएनआर पर भी देखने को मिलने लगा है, यील्ड रेट्स पर भी दिख रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस पर भी दिख रहा है, एंड दैट इज पोजिंग अ वेरी वेरी बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया फॉर इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर पैंडेमिक। इंडिया की फिस्कल पोजीशन को ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करें, क्योंकि पैंडेमिक के बाद इंडिया ने रिसेंटली रिकवर करना शुरू किया, और अगर इस तरीके से ग्लोबल फैक्टर जियोपॉलिटिकल टेंशंस इंक्रीज होती तो डेफिनेटली इंडिया के बहुत सारे जो टारगेट्स हैं, इकोनॉमिक टारगेट्स, वो इम्पैक्ट होंगे। सो दिस वॉज द ऑल सिनेरियो अबाउट द रशिया Ukraine crisis and its impact on India. I have tried to explain it in a very simplified and short manner. Although if you want to go in detail, there are a lot of discussion that we can have on it. But because of the time constraint, let's go into article number 2 that is given on page number 6. Government may miss financial year 23 monetization goal 2. So this is the yearly asset monetization target. So indicative target in terms of crore for financial year 22, for financial year 23, for financial year 24 and for financial year 25. तो ये गवर्नमेंट का इंडिकेटिव टारगेट है जो कि गवर्नमेंट ने सेट किया है मोनेटाइजेशन के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 और अपकमिंग ईयर टिल फाइनेंशियल ईयर 25। और इस बार इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सेंटर्स एम्बिशियस 6 ट्रिलियन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, दैट इज MNP, could fall short of yearly target for current fiscal year, that is fiscal year of financial year 22, and the next one as well, that is financial year 23. तो एक्सपर्ट जो हैं उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP के तहत जो 6 ट्रिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने का जो 6 ट्रिलियन का टारगेट रखा था वो इस फाइनेंशियल ईयर में अचीव नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट विल मिस दिस पर्टिकुलर 6 ट्रिलियन NMP टारगेट फॉर करंट फिस्कल ईयर, और इसके अलावा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, नेक्स्ट फिस्कल ईयर आने वाला, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर 23, उसमें भी गवर्नमेंट NMP के टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी। उसका रीज़न क्या दिया? डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम रीज़न। एक्सपर्ट का ये कहना है कि पार्टली ड्यू टू द लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड इन द मोनेटाइजिंग बिग टिकट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट विल नॉट एबल टू अटेन दिस NMP टारगेट। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है फॉर नॉट अचीविंग दिस पर्टिकुलर टारगेट इज़ द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर या रेलवे के जो असेट्स हैं उनको मोनेटाइज करने में जो जेस्टेशन पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा
एग्जीक्यूशन पीरियड इज़ वेरी लेंदी, कि पहले आप बिड इनवाइट करें, फिर बहुत सारे इसमें प्रोसेस होते हैं, दैट इज़ वेरी लेंदी। और इस लेंदी प्रोसेस की वजह से इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट इंडिया विल बी एबल टू अचीव इट्स नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टारगेट। और अगर अभी से प्रोसेस स्टार्ट करी जाएगी तो एक्चुअल में जो रेलवे के एसेट्स हैं उनका मोनेटाइजेशन फाइनेंशियल ईयर 24 तक हो पाएगा, बिकॉज लीजिंग सम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्टेडियम, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विल नॉट हैपन एनी टाइम सून, क्योंकि इस तरह के जो स्टेडियम और फ्रेट कॉरिडोर्स हैं इनका मोनेटाइजेशन की प्रोसेस 1 या 2 साल में कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जब गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी तब जाकर फाइनेंशियल ईयर 24 तक एक्चुअली मोनेटाइज हो पाएंगे। एंड रेल इंफ्रा इज एक्सपेक्टेड टू बी द सेकेंड बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इनटू दिस एनएमपी, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है इस 6 ट्रिलियन में। और अगर यही कॉन्ट्रीब्यूटर, अगर बोले यही पर्टिकुलर मोनेटाइजेशन का जो एरिया है, अगर यही प्रॉपरली टाइमली मोनेटाइज नहीं हो पा रहा ये सेक्टर, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर कंप्लीशन ऑफ टारगेट। तो अगर बात करें रेल इंफ्रा से, तो उससे कितना गवर्नमेंट रेवेन्यू या कितना टारगेट गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.52 ट्रिलियन वर्थ ऑफ असेट्स टू बी मोनेटाइज। तो 6 ट्रिलियन में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन के असेट मोनेटाइजेशन केवल और केवल रेल इंफ्रा से होने हैं, एंड दैट विल टेक द टाइम। और इतना लंबे टाइम होगा कि फाइनेंशियल ईयर 24 तक ही उसका एक्चुअल रियलाइजेशन हो पाएगा। And as per the rail ministry, most of the redevelopment and most of their monetization will happen from financial year 24 onwards. So it is highly likely that government will actually miss this financial year 23 target as well. The NMP target for financial year 22 is 88,190 crore, और जो कि अगस्त में स्टार्ट हुआ था, रोल आउट जो हुआ था ये एनएमपी अगस्त में स्टार्ट हुआ था। एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैव एक्चुअली रियलाइज अप्रॉक्सीमेटली 26,800 करोड़, एंड रोड मिनिस्ट्री इज soon going to realize approximately 15,000 to 16,000 crore, and the target for financial year 23 is 1.62 trillion. तो जो ये 6 ट्रिलियन का एनएमपी है इसको अप्रॉक्सीमेटली हर साल के टारगेट में डिवाइड किया गया, जैसा कि हम देख सकते हैं 22 के लिए इतना टारगेट रखा गया है, 23 के लिए दिस वन, 24 के लिए दिस, एंड 25 के लिए दिस। ओवरऑल 6 ट्रिलियन जो है वो गवर्नमेंट कलेक्टिवली आगे आने वाले 4 से 5 सालों तक रियलाइज़ करना चाहती है। तो 22 का टारगेट गवर्नमेंट मिस कर चुकी है, और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 23 का भी टारगेट मिस करेंगे। जो एक्चुअल जो रियलाइजेशन है वो 24 से स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ द रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिस 6 ट्रिलियन मास्टर प्लान आर एक्चुअली रोड एंड रेलवेज, followed by power transmission, power generation, natural gas pipeline, telecom, warehousing, and mining. So these are the sectors from which government is actually trying to have the 6 trillion revenue generation. You can just have the glimpse of it. और हाँ, आप अगर चाहें तो ये सेक्टर रिवाइड, इनका नाम आप याद कर सकते हैं, क्योंकि दिस कुड बी द प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। इंडिया आई इमेज मेक ओवर विद UAE FTA डील इन 88 डेज। अगर इंडिया की बात करें, हम अगर जियो पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें, तो इंडिया के बहुत सारे टाइम से, बहुत लॉन्ग टाइम से बहुत सारे जो ट्रेड डील्स हैं, ट्रेड नेगोशिएशंस हैं वो करता हुआ, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इन स्पाइट ऑफ सो मेनी ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन, इंडिया हैज़ नॉट साइन एनी पर्टिकुलर ट्रेड डील विद दैट पर्टिकुलर कंट्री और द ग्रुप ऑफ कंट्रीज। सो इंडिया की जो इमेज थी ट्रेड डील्स को लेकर के, FTO को लेकर के, और बहुत सारे जो अदर बाईलैटरल नेगोशिएशंस थे उनको लेकर के बहुत अच्छी नहीं थी। बट रिसेंटली इंडिया ने जिस तरीके से UAE के साथ डील साइन करी है, FTA साइन किया है विद इन 88 डेज, मिनिमम रिकॉर्ड 88 डेज। इससे पहले इंडिया ने कभी भी इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कोई भी ट्रेड डील्स नेगोशिएट करके साइन नहीं करी है। तो जिस तरह से इंडिया ने UAE के साथ रिकॉर्ड 88 डेज में ट्रेड डील साइन करी है, उसके बाद इंडिया जो है वो अपने इमेज मेकओवर में लग गया है, एंड इट सीक्स टू सिग्नल एन इमेज मेकओवर बाय साइनिंग दिस FTA विद UAE। और
इसके बाद से जो ऑलरेडी ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं, एम्बिशियस ट्रेड डील्स पर जो नेगोशिएशन चल रहा है, जो इंडिया यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएट कर रहा है, इन पर्टिकुलर नेगोशिएशंस को भी फास्ट ट्रैक मिलेगा। अगर हम ईयू की बात करें, यूरोपियन यूनियन की, तो बहुत टाइम से इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील को नेगोशिएट कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ सर्टन कंस्ट्रेंट, बिकॉज ऑफ द सर्टन लिमिटेशंस, बिकॉज ऑफ द सर्टन रिजर्वेशन फ्रॉम द वो साइड, ये डील जो है वो प्रॉपरली नेगोशिएट नहीं हो पा रही, प्रॉपरली साइन नहीं, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत जल्दी इंडिया डील को वाइंड अप करने वाला है। सो बाय दिस रिकॉर्ड signing of deal with UAE, India has started doing its image makeover। और ऐसा कहा जा रहा है कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, ईयू के साथ जो नेगोशिएशन चल रहे हैं, बहुत जल्द ही इंडिया इन नेगोशिएशंस को, इन ट्रेड डील्स को भी वाइंड अप करेगा। इफ़ यू रिमेंबर, इंडिया ने इससे पहले, अगर हम यूएई के डील को छोड़कर पिछली डील्स पर जाए, तो इंडिया ने रिसेंटली चाइना बैक्ड एशिया ट्रेड ब्लॉक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि बहुत ज़्यादा उस समय न्यूज़ में था, RCEP को अबंडन किया था। इसी तरह इंडिया ने EU बाइलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA को भी अबेंडन किया। तो आफ्टर RCEP, आफ्टर BTIA, इंडिया की जो इमेज थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो गई थी कि इंडिया इज़ नॉट विलिंग टू साइन any trade deal. India do not have any appetite for any trade deal. But now experts said, while India is putting across a clear message that it is keen to do trade deals now, and negotiating pact with developed nations nonetheless will be complex. तो इंडिया फिलहाल के लिए उस जो इमेज से उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और यूएई के साथ जो रिसेंटली डील जो लास्ट वीक साइन करी है इंडिया ने, उसमें जो भी कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ थी, दैट विल मेक इट ईजियर फॉर इंडिया टू गो अहेड विद सच डील इन फ्यूचर, जो कि यूके, ऑस्ट्रेलिया और ईयू से इंडिया नेगोशिएट कर रहा है। तो इससे जो इंडिया के लेसन्स हैं, जो कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ हैं, उसको इंडिया आगे के ट्रेड नेगोशिएशंस में भी यूज़ कर सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि यूएई के साथ इंडिया का जो रिलेशन है, दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ मोर इंटेंस रिलेशन। और जो अदर डील्स हैं, मोर स्पेसिफिकली जो ईयू के साथ, जो यूके के साथ जो डील साइन हो रही हैं, जो नेगोशिएट हो रही हैं, दे आर वे अहेड, मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो यस, लेसन तो लिए जा सकते हैं यूएई के डील से, कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ विल also make it easier to go ahead, but the complexities, the issues that are involved into this particular deals, ambitious trade deals with UK, Australia and Europe, are more complicated, and definitely it will take more time, a lot of time for negotiation. इन सब के अलावा जो निटिग्रिटीज़ होती हैं, जो लीगल और अदर इश्यूज होते हैं, उसके अलावा पॉलिटिकल इंटेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन वाइंडिंग अप दीज डील्स एज पर द एक्सपर्ट्स। सो व्हाट्स द डील? बाय साइनिंग on dotted line in 88 days, India is trying to put a clear message all across the world that yes, we are open for trade deals, we are negotiating with developed countries, we are now having the appetite for more FTAs, more PTAs, more comprehensive economic partnerships. But still there is a concern कि UAE के साथ जो डील है वो बहुत आसान थी, that was not very much complex in comparison to UK, in comparison to EU, in comparison to Australia। जैसे कि अगर हम EU की बात करें तो 2013 में ये डील नेगोशिएट होने से फिर से स्टॉप हो गई थी, बिकॉज ऑफ सर्टन रिजर्वेशंस, बिकॉज ऑफ सर्टन कंसर्न। 2013 में जो ये FTA जो इंडिया अभी फिर EU से नेगोशिएट कर रहा था, ये स्टॉप हुआ था, और फिर से अभी रिसेंटली ये रीनेगोशिएशन टेबल पर आया है। सो लेट्स सी कब इंडिया EU के साथ ये BTIA साइन कर सकता है। और इसी तरह RCEP को तो इंडिया ने पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया था बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर, डेयरी एंड सर्विस रिलेटेड इशूज़। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। क्रूड ऑयल सर्च और चैलेंज टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी FM, जैसा कि हमने डिस्कस किया पहले भी न्यूज़ में कि जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, क्रूड ऑयल, रशिया यूक्रेन टेंशन, bond yield, supply side constraint, all these are impacting the India's financial stability। और यही रिकॉग्निशन और यही पर्टिकुलर ओपिनियन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला। उनका भी ये कहना है कि जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रशिया
tension that posed a challenge to India's financial stability. But yes, government is monitoring the situation very closely. और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की जो मीटिंग होनी है, FSDC की जो मीटिंग होनी है, उसमें इस पर्टिकुलर इशू और इस पर्टिकुलर चैलेंज पर डिस्कशन किया जाएगा कि कैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस का इम्पैक्ट इंडिया पर रिड्यूस किया जा सके। और एथेनॉल ब्लेंडिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट इंडिया हैज़ टेकन रिसेंटली। हमने कल के न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस भी किया था। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी प्रमोट किया जा सकता है in order to reduce the impact of increasing crude oil prices on India. But yes, crude is one of the most important consideration and most important imported commodity for India. So let's see how government will take the decision to stabilize the financial situation of India after pandemic. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गोल्ड outshines market in 2022. So gold has emerged as best performing asset class in financial year or in fiscal year 22 after underperforming most risk assets last year. तो अगर पिछले साल के असेट्स की बात करी जाए और उनके परफॉर्मेंस की बात करी जाए, फाइनेंशियल असेट्स की बात करी जाए, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो ऑप्शंस हो, उन सब में जो गोल्ड रहा है वो बेस्ट परफॉर्मिंग असेट रहा है इन फाइनेंशियल ईयर 22 आफ्टर अंडर परफॉर्मिंग मोस्ट रिस्क असेट्स लास्ट ईयर, दैट इज इन फाइनेंशियल ईयर 21 में गोल्ड वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल बट रिकवरी हैज़ बीन सीन इन फाइनेंशियल ईयर 22। और सबसे अच्छा जो असेट रहा है, एसेट क्लास रहा है, वो गोल्ड रहा है। द येलो मेटल वॉज ट्रेडिंग अराउंड $1,900 पर ounce in international market on Tuesday, and that is up from $1,796 at the end of January. तो 1,796 से इमीडिएट इंक्रीज देखने को मिला 1,900 के पॉइंट में। जनवरी में 1,796 था और कल के जो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 1,900। द प्रीशियस मेटल मेड एन इंट्राडे हाई ऑफ 1,918। तो इंट्राडे के बीच में तो ये 1,918 तक पहुंच गया एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल सिंस जून 2021। तो 5% का इंक्रीज जो है वो हमें फरवरी में देखने को मिला, 4% का इंक्रीज सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। तो करेंसी मार्केट और स्टॉक मार्केट जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन से इम्पैक्ट हो रहे हैं उसको देखकर के एक्सपर्ट का कहना है कि गोल्ड अभी और इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्टॉक्स जो हैं, करेंसी मार्केट जो है, बॉन्ड मार्केट जो है, वो इस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं, बट गोल्ड विल बी स्टेबलाइज। और इंडिया में गोल्ड के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ओला इलेक्ट्रिक सेट टू इन्वेस्ट ₹3,500 crore अंडर PLI। सो ओला इलेक्ट्रिक हैज़ अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 3,500 crore इन अपकमिंग 5 years। आगे आने वाले 5 सालों तक ओला जो है वो 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा अंडर द PLI स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में PLI स्कीम के तहत ओला इज गोइंग टू इन्वेस्ट 3,500 करोड़ एंड दैट इज मच हायर देन द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर सच फॉर्म। 2,000 का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो रिक्वायर्ड था, बट ओला इज गोइंग वे अहेड। Now it has become one of the 6 non-automotive investors that has made the cut for the scheme. तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो प्लांट्स हैं उसमें इनिशियली 2,400 करोड़ पहले साल इन्वेस्ट करेगा एंड द रिमेनिंग कैपेसिटी और द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट विल बी डन इन अपकमिंग 5 years। तो जो फर्स्ट ईयर में जो ओला का इन्वेस्टमेंट 2,400 करोड़ का होगा दैट विल बी फॉर दोज प्लांट्स और इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 2 million and work started in March 2021। और जो नॉन ऑटोमोटिव कंपनीज को जो एडवांटेज मिलना चाहिए PLI स्कीम में वो ओला को मिलेगा, क्योंकि ओला जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी नहीं, बट दे आर फ्रेशली इन्वेस्टिंग इनटू दिस ऑटोमोबाइल सेक्टर बिकॉज ऑफ द PLI स्कीम। सो ऑल द एडवांटेज, ऑल द टैक्स एग्जम्पशन दैट इज एप्लीकेबल एज अ नॉन ऑटोमोटिव कंपनी विल बी गिवन टू ओला अंडर दिस PLI स्कीम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट
editorial that air locks in green hydrogen policy. ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लेकर के रिसेंटली गवर्नमेंट ने, इंडिया ने अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाई है ग्रीन हाइड्रोजन के यूजर्स को पुशअप करने के लिए। बहुत सारी बड़ी कंपनी, चाहे रिलायंस इंडस्ट्री हो, गेल हो, आईओसी हो, एनटीपीसी हो, एलएनटी हो, अडानी हो, बीपीसीएल हो, all are actually making the huge investment into this sector. But ऑथर का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन पे, दैट इज़ वेरी गुड, बट जो एक्चुअल फोकस है गवर्नमेंट का वो रॉन्ग डायरेक्शन में है। गवर्नमेंट हैज़ फोकस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन फ्यूल, बट येस डिमांड इज़ वन ऑफ द प्राइमरी कंसर्न, डिमांड इज़ वन ऑफ द की इशू हेयर इनटू दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन, दैट इज़ वेरी गुड, गुड फॉर इन्वायरमेंट, बट अगर उसकी डिमांड नहीं है तो कैसे ये कंपनीज और कैसे ये इन्वेस्टमेंट सर्वाइव करेगा? व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर companies? So, a green hydrogen policy announced by Power Ministry last week makes a compelling case for manufacturing, such as IOC, Reliance Industry, and others are expanding their level of production. But the point of concern that how to increase the demand. Production तो है, but अगर demand increase नहीं होगी तो there will be no impact on India's energy mix. There will be no impact on India's एमिशन। तो ये पूरे एडिटोरियल में इसी पर्टिकुलर बात को कहा गया है। दिस वॉज जस्ट अ समरी ऑफ दिस एडिटोरियल, एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली यू कैन जस्ट go ahead with the complete editorial. It's a very short opinion, but I have given the gist of it. So all these are for today's discussion. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, please write in comment section below. Like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.